हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत जो भूगोल की एक बुक चलती है समकालीन भारत, जिसका अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। उसमें अपन ने जो लास्ट क्लास थी पार्ट 3, उसमें मृदाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उसमें कुछ मृदाएं रह गई थी। 5वें नंबर की मृदा थी मरुस्थलीय मृदा। 4 मृदाओं का अपन ने अध्ययन कर लिया था। देखो, पहली मृदा थी जलोढ़ मृदा, दूसरी थी काली मृदा, तीसरी थी लाल और पीली मृदा और चौथी थी लैटराइट मृदा। अपन आज अध्ययन करेंगे कौन सी मृदा का? मरुस्थलीय मृदा का। तो नंबर 5 लगाइए, मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। नंबर 5 मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। तो इसमें देखो, मरुस्थलीय मृदा वहां पाई जाती है जहां पर अल्प वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? अल्प वर्षा, मतलब नाम मात्र की वर्षा होती है। यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर अल्प वर्षा होती है। तो लिखिए, यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है, उन स्थानों पर पाई जाती है, जहां पर अल्प वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखो, अपना पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा कम रहती है। ये मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर अल्प वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अल्प वर्षा होती है। उन स्थानों पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर अल्प वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अल्प वर्षा होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है। जो ये मरुस्थलीय मृदा है ये रेतीली होती है और लवणीय होती है। तो लिखिए, मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय, लवण की मात्रा उसमें ज्यादा रहती है, लवणीय होती है। रेतीली मतलब बिल्कुल रेत रहती है, जो मरुस्थलीय मृदा रहती है वो रेत की तरह रहती है, बिल्कुल रेत रहती है। उसके अलावा ये लवणीय होती है, इसमें लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लवणीय होती है। तो मरुस्थलीय मृदा रेतीली होगी। कैसी होगी? रेतीली। और कैसी होती है? लवणीय होती है। कैसी होती है? लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है, कुछ क्षेत्रों में जो लवण है, नमक है, उसकी मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल का वाष्पीकरण करके खाने का नमक उत्पादित किया जाता है। तो लिखिए, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है। कुछ क्षेत्रों में, लिखिए, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है। किसकी मात्रा? नमक की मात्रा इतनी अधिक है, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल का वाष्पीकरण करके, झीलों से जल का वाष्पीकरण करके खाने योग्य नमक का उत्पादित किया जाता है। खाने योग्य नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक का उत्पादन किया जाता है। कई जगह तो इतनी लवण की मात्रा है कि वहां पर झीलें बना ली जाती हैं लोगों के द्वारा। उसके बाद जो जल है वो तो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और जो नमक का उत्पादन हो जाता है। खाने योग्य नमक का उत्पादन किया जाता है। कौन सी भूमि की बात चल रही है? मरुस्थलीय भूमि की। कौन सी भूमि की बात चल रही है? मरुस्थलीय भूमि की। इन क्षेत्रों में
उच्च तापमान के कारण, देखो उच्च तापमान के कारण जल वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। देखो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां तापमान अधिक रहता है, क्या रहता है, तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण जो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण, देखिए इन क्षेत्रों में किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण, इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण के कारण या तापमान के कारण, वाष्पीकरण की जगह क्या कर लेना, तापमान के कारण, इन क्षेत्रों में तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, जहां तापमान अधिक होगा वहां पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा। पानी जो जल है वो वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर की ओर ज्यादा उड़ेगा, तो वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। देखो जहां तापमान अधिक होगा वहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है। देखो इन क्षेत्रों में तापमान के कारण, किसके कारण, तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होती है। किन क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मृदा में जो नमी की मात्रा कम पाई जाती है। देखो नमी की मात्रा कम क्यों पाई जाएगी, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक पड़ेगा और जो नमी है, भूमि के अंदर जो नमी की मात्रा है वो भी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर की ओर चली जाती है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा में नमी की मात्रा कम पाई जाती है। तो लिखिए इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा कम पाई जाती है, नमी की मात्रा कम पाई जाती है, देखो नमी की मात्रा तो ऑटोमेटिक कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां तापमान अधिक है, जो भूमि में नमी है वो भी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उड़ जाती है। इस कारण से मरुस्थलीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। इसी में 2 लाइन और रह गई, उनको भी इसी में ऐड कर लेते हैं। इसकी जगह नहीं रही नीचे, इस वजह से। देखो सर्वाधिक वाष्पीकरण कौन सी मृदा में होता है, मरुस्थलीय मृदा में। सबसे ज्यादा लवण की मात्रा किसमें पाई जाती है, लवणीय या मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है। सबसे अधिक तापमान कहां पड़ता है, जहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। देखो इस मृदा का समुचित उपचार के बाद, इस मृदा के समुचित उपचार के बाद खेती लायक बनाया जा सकता है। अगर समुचित अपन इसका प्रबंधन कर दे, उपचार कर दे, तो इसको खेती लायक बनाया जा सकता है। इस मृदा को लिखिए, इस मृदा को समुचित उपचार के बाद, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। किसके योग्य, कृषि योग्य, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। योग्य बनाया जा सकता है। देखो मरुस्थलीय मृदा के प्रमुख क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात आता है। कौन कौन सा क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा आता है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान कौन सा था, राजस्थान और गुजरात, जहां पर मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान और गुजरात, कौन सी रात, गुजरात, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं दूसरी मृदा की ओर। वो कौन सी मृदा है, वन मृदा। जो वनों में पाई जाने वाली मृदा को क्या बोला जाता है, वन मृदा। तो नंबर 6 पे लिखिए वन मृदा। कौन सी मृदा, वन मृदा। कौन सी मृदा, वन मृदा।
हेडिंग लगाइए नंबर 6, वन मृदा। वन मृदा कौन सी मृदा? वन मृदा। जो वनों में पाई जाती मृदा है उसको क्या बोला जाता है? वन मृदा। जो पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को क्या बोला जाता है? वन मृदा या पर्वतीय मृदा। वे मृदा मुख्य रूप से पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदा या वह मृदा या ये मृदा, लिखिए ये मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? ये मृदा मुख्य रूप से, ये मृदा मुख्य रूप से पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? वन मृदा पाई जाती है। ये देखो उत्तरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है। उत्तरी ढलानों पर, देखिए उत्तरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है। अत्यधिक क्या पाया जाता है? अम्ल। अत्यधिक अम्लीय होती है। देखो उत्तरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक कैसी होती है? अम्लीय होती है। लेकिन निचले भागों में यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। लेकिन निचले भागों में यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। अब इस बिंदु को समझते हैं अपन। उपजाऊ होती है। देखो मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे ही वर्षा आएगी तो यहां से क्या होगा? अपर्दन होगा। क्या होगा? अपर्दन होगा। क्योंकि इसका तीव्र ढाल होने के कारण ये पर्वतीय क्षेत्रों से ये वर्षा क्या करती है? अपर्दन करती है। कौन सी क्रिया करती है? अपर्दन करती है। अब यहाँ से जो उपजाऊ मिट्टी थी, जो गुणवत्ता वाली मिट्टी थी, उसका तो कटाव हो गया। अब वो मिट्टी कहाँ आ जाएगी? मैदानी भागों में आ जाएगी। अभी नीचे आते ही इसका रफ्तार तेजी से कम हो जाती है। फिर आने के बाद ये मिट्टी का जमाव यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर तो अम्लीयता ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तो हट गई यहाँ से और नीचे अनुपजाऊ मिट्टी रह गई। उसके अलावा जो उपजाऊपन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये मैदानी भाग है। इन पर यहाँ पर उपजाऊपन ज्यादा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है। क्या कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ से वर्षा हो रही है, यहाँ अपर्दन हो रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? अपर्दन की क्रिया हो रही है। अपर्दन के कारण कौन सी क्रिया हो रही है? अपर्दन की क्रिया। अब अपर्दन के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है उसका तो कटाव हो रहा है। अब कटाव होने के बाद ये उपजाऊ मिट्टी वर्षा के साथ साथ में नीचे की ओर चली जाएगी मैदानी क्षेत्रों में। और जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में नदी जाएगी तो इसका रफ्तार जो तेज थी वो धीमी रफ्तार हो जाएगी। धीमी रफ्तार होने के साथ ही जो मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों से अपर्दित करके लाई थी उसका जमाव यहाँ मैदानी भागों में हो जाएगा। इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, ये सर्वाधिक उपजाऊ, ये मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, जबकि पर्वतीय भाग अनुपजाऊ या कैसे होते हैं? लवणीय। कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं। लवणीय या इसको अम्लीय भी लिख सकते हैं। अम्लीय है ना, ये होते हैं। इस वजह से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। ये अपनी जो 6 मृदा थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का अपन ने विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन कर लिया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे, कहीं पे भी काटापासी नहीं करेंगे। जो भी जितना भी सिलेबस है अपना उसको संपूर्ण करवाएंगे, कोई सा भी प्रश्न अपना बाहर नहीं जाए।
तो वो पूरी कोशिश अपन लगातार जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में तो अच्छा लिखवा दिया और बाद में ऐसे ही घास काटने लगे, वो वाला सिस्टम अपने पास बिल्कुल नहीं है। तो देखो ये अपन ने मृदा के प्रकार देख लिए। उसके अलावा जो मृदा अपर्दन होता है वो क्या होता है, मृदा अपर्दन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद उसका संरक्षण कैसे हो सकता है। तो मृदा अपर्दन और संरक्षण, तो हेडिंग लगाइए मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन और संरक्षण। और कौन सा रक्षण, संरक्षण। संरक्षण का मतलब उसकी सुरक्षा या बचाव, संरक्षण। जो मृदा अपरदित हो रही है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे मृदा संरक्षण, सॉरी मृदा अपर्दन। सबसे पहले देखेंगे मृदा अपर्दन। कौन सा अपर्दन, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, जैसे ही वर्षा आएगी, वर्षा आने के बाद क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां आती हैं उसकी रफ्तार तेज होती है क्योंकि ढलान तेज होता है, तो उसको अपरदित करती है मिट्टी को, और मैदानी भागों में आते ही वो मिट्टी का जमाव कर देते हैं। जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो अवसाद वो काट के ला रही है नदी, उसको बोला जाता है अपर्दन। क्या बोला जाता है, अपर्दन। और जो अवसाद आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, अवसाद। क्या बोला जाता है, अवसाद। जैसे उसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु भी है, उनको बोला जाता है अवसाद। लेकिन जो घर्षण करके जो मिट्टी कटाव करके लेके आ रही है उसको बोला जाता है मृदा का अपर्दन। जो मिट्टी को काट कर ला रही है उसको क्या बोला जाता है, मिट्टी का अपर्दन या मृदा का अपर्दन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को देखो। मृदा के कटाव, इसमें लिखिए मृदा के कटाव, मृदा के कटाव और बहाव, कटाव और बहाव, मृदा के कटाव और बहाव, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। देखो मृदा के कटाव को, कटाव हो रहा है और उसके बहाव को क्या कहा जाता है, मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो मृदा अपर्दन दो कारणों से होता है। एक तो प्राकृतिक कारण, प्रकृति के द्वारा स्वयं मृदा का उत्पादन अपर्दन हो, और एक होता है मानव कृत, जो मानव स्वयं करता है मृदा का अपर्दन, उसको। तो मृदा अपर्दन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो लिखिए मृदा अपर्दन को, मृदा अपर्दन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार है मृदा अपर्दन के, दो प्रकार। देखो पहला कौन सा प्रकार है, प्राकृतिक। देखो पहला है प्राकृतिक। कौन सा प्रकार, प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा मृदा का अपर्दन होना, प्राकृतिक। और दूसरा होता है मानवकृत। दूसरा कौन सा है, मानवकृत, मानवकृत। तो मृदा का अपर्दन दो तरह से होता है, एक तो प्रकृति के द्वारा स्वयं से, और दूसरा होता है मानवकृत। देखो प्रकृति के द्वारा किस किस प्रकार से हो सकता है, देखो पवन के द्वारा। जैसे ही पवन आएगी, पवन मानव थोड़ी चलाता है, पवन तो प्रकृति के द्वारा स्वयं चलती है। तो पवन के द्वारा मृदा का कटाव, प्राकृतिक पवन, इसमें आएगी पहली पवन। क्या आ जाएगी, पवन। पवन से जो होने वाला कटाव है, जो मृदा का अपर्दन है, वो प्राकृतिक अपर्दन कहलाता है, प्राकृतिक अपर्दन, पवन हो गई। उसके अलावा हिम नदी। देखो बर्फीले क्षेत्रों से भी जो हिम नदियां निकलती है उससे भी मृदा का कटाव होता है, हिम से भी मृदा का कटाव होता है। तो हिम नदी, अब हिम नदियों को अपन थोड़ी बहाते हैं, वो तो स्वयं बहती है। इस वजह हिम नदी भी किसमें आएगी, प्राकृतिक कारकों में। किसमें आएगी, प्राकृतिक कारकों में। बहता जल, देखो बहता हुआ जल, बहता जल, ये आदि किसमें आएंगे, प्राकृतिक कारकों में। बहते जल के कारण भी जो मृदा का अपर्दन होता है वो किसमें आते हैं, प्राकृतिक कारकों में। अब दूसरा आता है मानवकृत। दूसरा कौन सा, मानवकृत। देखो वनोन्मूलन, पहला आता है वनोन्मूलन, वनों का कटाव, वनोन्मूलन मतलब वनों का कटाव। अगर मनुष्य लगातार वनों का कटाव करता रहेगा, वनों को काटता रहेगा, तो नीचे से उसकी जड़ें हैं जो मिट्टी को जकड़े हुए रहती हैं। लेकिन जैसे ही अपन ने
पेड़ों को हटा दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया, तो उसके बाद मिट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। अब ढीली होने के बाद जैसे ही वर्षा आएगी तो उसका कटाव ज्यादा होता है। तो ये मानव क्रिया है, कौन सी, वनमूलन। दूसरा होता है सघन कृषि। दूसरा क्या होता है, सघन कृषि। कौन सी कृषि, सघन कृषि। देखो सघन कृषि के कारण भी, देखो सघन कृषि के कारण भी मृदा का कटाव होता है। अब सघन कृषि क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये ढालू क्षेत्र है, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, ढालू क्षेत्र है, और वहां पर अपन ने जो जुताई की प्रक्रिया कर रहे हैं वो ऐसे कर दी, अपन ने ऐसे कर दी। देखो अब नदी आएगी तो ऊपर से आएगी, और जैसे जैसे उन जो रेखाएं बनी हुई है उनमें से जब पानी की मात्रा अत्यधिक मात्रा में आएगी तो उसका कटाव ज्यादा होगा, ना कि कम। क्योंकि अगर मान लीजिए अपन आड़ी रूप में या तिरछी रूप में करते हैं मृदा की बुआई, तो उससे क्या है, मृदा का अपरदन कम होता है। लेकिन जैसे ही अपन संघन कृषि के रूप में ऐसे करते हैं खड़े रूप में, तो उसमें मृदा का कटाव ज्यादा होता है। तो ये भी संघन कृषि भी मानव कृत मृदा अपरदन का कारण है। कौन सी कृषि, सघन कृषि। अति पशुचारण, देखो नंबर 3 पे आता है अति पशुचारण। देखो लगातार अपन पशुओं को ज्यादा चराएंगे चारागाह क्षेत्रों में, अति पशुचारण, पशुचारण। देखो जो भी खरपतवार है, जो भी खरपतवार है या घास है, उसको अपन अति पशुचारण, पशुओं के माध्यम से ज्यादा मात्रा में चरा देंगे या उनकी चराई करवा देंगे, तो उससे क्या है, उसके साथ साथ जैसे ही पशु चारा खाते हैं उसके साथ साथ उसकी जड़ें भी साथ साथ आ जाती हैं। इससे जो मिट्टी की पकड़ है वो लूज हो जाती है थोड़ी, जिसके कारण उससे भी मृदा अपरदन होता है। तो अति पशुचारण के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, वो मानव कृत है, क्योंकि मानव ही तो चराता है पशुओं को। उसके अलावा खनन क्रिया, देखो खनन क्रिया भी कौन करता है, मानव। खनन क्रिया, इसके माध्यम से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। खनन क्रिया का मतलब खानों को खोदना, खनिज संसाधन निकालने के लिए मानव लगातार खानों का दोहन कर रहा है, खोज रहा है, उनको खोद रहा है, जिस वजह से क्या होता है, अपरदन होता है। तो ये है मुख्य कारण है, कौन से, मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक, और ये है मानवकृत कारक। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी में चलते हैं, मृदा अपरदन में ही आगे थोड़ा सा और रहेगा, इसमें थोड़ा सा और। तो प्रत्येक वो चीज अपन छूटे हुए चलेंगे जो अपनी परीक्षा में आ सकती है, चाहे वो अपने सिलेबस में हो या नहीं हो। तभी तो अपन कई बार बोल देते हैं ये प्रश्न तो अपने सिलेबस में था ही नहीं, ये बाहर से आ गया। लेकिन बाहर से नहीं आता है, उनका लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इस वजह से ये आते हैं। तो अपन कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो बाहर से भी आने की संभावना और वो अपना रह जाए। ठीक है, विश्वास के साथ आप इन नोट्सों का अध्ययन कर सकते हो। देखो मृदा अपरदन में अपन ने देख लिया प्राकृतिक कारक और मानवकृत कारक। मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। देखो ये जो अपन ने पढ़े थे, ये मृदाओं को काटती हुई, आगे लिख लेना उसी में, मृदाओं को काटती हुई मृदा अपरदन होता है। तो मृदाओं को काटती हुई गहरी वाहिकाएं बनाता है, गहरी वाहिकाएं आगे लिख लेना ना। मृदा अपरदन के अंतर्गत ये आगे वाला बिंदु है। मृदाओं को काटती हुई गहरी वाहिकाएं का मतलब नालिकाएं, गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिका कहते हैं। गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वाहिकाएं कहा जाता है। वाहिकाएं कहा जाता है। देखो इन मानवकृत या प्राकृतिक जो कारक हैं उनके कारण जो मृदा का अपरदन होता है उनको क्या कहा जाता है, वाहिकाएं। मतलब छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती है, उनको क्या कहा जाता है, वाहिकाएं कहा जाता है, या फिर अवनालिका कहा जाता है। गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे वाहिकाएं, या फिर वाहिकाओं की जगह अपन अवनालिका लिख सकते हैं, थोड़ा सही रहेगा। अवनालिका कहा जाता है, नाली जैसी आकृति बन जाती है तो अवनालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवनालिका कहा जाता है। जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ऐसे भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। जब वाहिकाओं का निर्माण हो जाता है, अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। तो लिखिए
ऐसे भूमि अवनालिकाओं के माध्यम से ऐसे भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, जोतने योग्य नहीं रह पाती है, जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। जोतने योग्य नहीं रहती है, जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे उत्खात भूमि, कौन सी भूमि? उत्खात भूमि कहा जाता है। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसको क्या बोला जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि? उत्खात भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाएगा? उत्खात भूमि कहा जाता है। सर्वाधिक उत्खात व बीहड़ों के लिए चंबल नदी जानी जाती है। कौन सी नदी? सर्वाधिक उत्खात की क्रिया जो काटती है, अवनालिका अपर्दन करती है, वो कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। तो सर्वाधिक उत्खात व बीहड़ के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। तो देखिए, सर्वाधिक उत्खात के लिए, सर्वाधिक जो अवनालिकाएं बनाती है, सर्वाधिक उत्खात पब्लिक बीहड़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? सर्वाधिक उत्खात और बीहड़ों के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। चंबल नदी प्रसिद्ध है। इस नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है, उत्खात आकृतियां बनती है, बीहड़ बनते हैं, जगह जगह कटापटा भूभाग बन जाता है। चंबल नदी प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक उत्खात के लिए या बीहड़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, अपन इनका संरक्षण देख, मृदा अपर्दन अपन ने देख लिया। अब देखते हैं मृदा का संरक्षण। क्या देखते हैं? मृदा का संरक्षण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं मृदा का संरक्षण। कौन सा संरक्षण? मृदा का संरक्षण। देखो, मृदा का बचाव या संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो मृदा अपर्दन हो रही है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो मृदा संरक्षण देखो, मृदा अपर्दन में तो मुख्य कारक आया था, पहला क्या आया था? वनोन्मूलन, वनों का कटाव। अब इसमें आएगा वन रोपण। क्या आएगा? वन रोपण। मृदा संरक्षण के अंतर्गत आएगा वन रोपण। कौन सा रोपण? वन रोपण। देखो, वनों का रोपण करो ज्यादा से ज्यादा ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो सके। तो पहला आएगा वन रोपण। कौन सा रोपण? वन रोपण। उसके बाद दूसरा आता है, देखो पहला अपन ने क्या कर दिया? वन रोपण के द्वारा भी मृदा के कटाव को या अपर्दन को रोका जा सकता है। उसके अलावा समोच्च कृषि। कौन सी कृषि? समोच्च कृषि। देखो, समोच्च कृषि। कौन सी कृषि? समोच्च कृषि। देखो, समोच्च कृषि एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में अपन एक विस्तारित अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया? समोच्च कृषि के द्वारा भी अपन मृदा का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि। देखो, सीढ़ीदार कृषि से भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि इसके माध्यम से भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं कि जगह जगह अपन सीढ़ीदार कृषि करें, जिससे क्या है? मृदा का जो अपर्दन हो रहा है वो रुक सके। रक्षक मेखला के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षक मेखला के द्वारा। देखो, रक्षक मेखला के द्वारा भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। रक्षक मेखला के द्वारा भी अपन मृदा का संरक्षण करते हैं। और लास्ट आता है पट्टी काटना। कौन सा काटना? पट्टी काटना। 5 नंबर पे है पट्टी काटना। इसके द्वारा भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब एक एक को समझते हैं। देखो, वन रोपण से आप नाम से पता चल रहा होगा, वन रोपण का मतलब क्या है? वनों का रोपण करना। अगर अपन ज्यादा मात्रा में वनों का रोपण करेंगे, 10 पेड़ काट रहे हैं, 20 लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 10 काटो 20 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मृदा अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ें हैं वो मृदा को जकड़ी रहती है, इस वजह से मृदा का अपर्दन रुक जाता है। दूसरा आता है समोच्च कृषि का मतलब यह है कि आप जिस तरह मिट्टी का ढलान है उस तरह आप जिस तरह मिट्टी का ढलान है उस तरह आप कृषि कार्य मत करो, उल्टा करो, उसको बोला जाता है समोच्च कृषि। जैसे मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है,
अब इसका ढलान मान लीजिए, इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर है, ऐसे है। तो अगर अपन ऐसे ही कृषि कार्य करेंगे तो इसमें कटाव ज्यादा होगा, अपर्दन ज्यादा होगा। इसको रोकने के लिए समोच्च कृषि का मतलब यह है कि जिस तरफ इसका ढाल है उस तरफ इस पर खेती मत करो, दूसरी तरफ करो। जैसे कि मान लीजिए इसका ढलान इधर है, अगर अपन ऐसे कृषि कार्य करते हैं तो इसमें क्या है, जो पानी का बहाव है वो रुक रुक कर चलेगा, जिस वजह से मिट्टी का कटाव कम होगा। तो अपन समोच्च कृषि के माध्यम से भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि का मतलब यह है कि सीढ़ीदार खेत बनाओ, पर्वतीय भागों में कैसे खेत बनाओ, सीढ़ीदार, जैसे ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे सीढ़ीदार खेत बनाओ। सीढ़ीदार खेत बनाने से क्या है, जैसे ही वर्षा होगी तो अचानक एक साथ पर्वतीय भागों से मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, क्योंकि वर्षा आएगी, यहाँ पानी आया, फिर पहले यहाँ रुकेगा, यहाँ थोड़ा रुकावट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ रुकावट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ रुकावट करेगा, जगह जगह रुकता हुआ चलेगा, जिस कारण से उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और मृदा का अपरदन बच जाता है। रक्षक मेखला, अगर जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पर अपन रक्षक मेखला के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। रक्षक मेखला का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ढलान वाली भूमि है, तो वहां पर जगह जगह पेड़ लगा दो। देखो लाइन के रूप में बिल्कुल पास पास एक एक लाइन ऐसे पेड़ लगा दो, ताकि मिट्टी जो पानी है उस वो रुक रुक कर नीचे की ओर जाए। तो यहाँ लगा दिया, फिर उसी के साथ दूसरी लाइन इसी के पास में यहाँ लगा दी, ताकि जो मिट्टी का कटाव रुक सके, क्योंकि पानी जगह जगह इन पेड़ों से टकराएगा, उससे जो रफ्तार है उसकी धीमी हो जाएगी। तो इससे भी रक्षक मेखला के माध्यम से भी अपन मृदा का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। जगह जगह ये पेड़ों की लाइन लगा के, इसको बोला जाता है रक्षक मेखला। क्या बोला जाता है, रक्षक मेखला। अब पट्टी करना, देखो जगह जगह मान लीजिए पट्टी करना के माध्यम से भी अपन इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं मृदा अपरदन का। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने गेहूं कर दिए, गेहूं कर दिए, यहाँ पर क्या कर दी, गेहूं कर दी। अब इसकी ढलान मान लीजिए इधर से इधर की ओर है, तो मैंने ये बीच में इसमें दोब लगा दी, क्या लगा दी, दोब या खरपतवार लगा दी, जिसकी वजह से ये बीच में पट्टी है। अब पट्टी यहाँ से अगर मिट्टी का अपरदन भी होगा तो दूसरे वाले क्षेत्र में आते ही ये दोब वाला क्षेत्र है या खरपतवार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वो मिट्टी रुक जाएगी, जिससे वो क्या है, पानी की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। मान लीजिए फिर वापस यहाँ पर अपन ने खेती कर ली, फिर यहाँ पर बीच में अपन ने एक पट्टी के रूप में यहाँ पे घास बो दी, ठीक है, यहाँ घास लगा दी, यहाँ पे घास लगा दी, तो ये पानी रुक रुक के जाएगा जगह जगह। तो रुक रुक के जाने से जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है वो भी जगह जगह रुक जाएगा। तो पट्टी करने के माध्यम से या पट्टी काटने के माध्यम से भी अपन मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जो अपन ने मृदा के प्रकार पढ़े, उसके अपरदन पढ़े, मृदा का अपरदन कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका अपन ने गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन किया। एक बार अपन मृदा को मैप की कंडीशन से देख लेते हैं, मैप के माध्यम से भी भाई कौन सी मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। अपन मैप के माध्यम से मृदा को देख लेते हैं, मृदा कौन कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग क्या लगाएंगे, भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, देखो भारत में मृदा के मुख्य प्रकार। तो देख लीजिए, ये अपना भारत का मैप है। किसका मैप है, भारत का। जैसे भी टूटा फूटा है इससे काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, इसमें आता है सबसे पहले पर्वत और वन मृदा। नाम से पता चलता है
पर्वतीय क्षेत्रों में और वनों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? पर्वतीय मृदा। तो सबसे पहले पर्वत और वन मृदा आएगी। तो सबसे पहले ये अपना भूभाग है, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। तो ये अपना पर्वतीय मृदा, क्योंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ये बिल्कुल पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा ये बड़ा भूभाग है भूटान के पास में, यहाँ पे भी पर्वतीय मृदा पाई जाती है थोड़ी सी। और इसके अलावा ये पूर्वोत्तर राज्य में भी जो भी ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो ये कौन सी मृदा हुई? पर्वतीय मृदा। पहली मृदा कौन सी होगी? पर्वतीय मृदा। उसके अलावा देखो दूसरी मृदा है, वो है अपनी कौन सी मृदा है? दूसरी मृदा है वो अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी? ये पाई जाएगी मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। तो ये बिल्कुल डॉट डॉट पाई जाती है, मतलब बिल्कुल रेतीली कण है ना। तो ये शुष्क एवं रेतीली मृदा, शुष्क मृदा, इसको बोला जा सकता है शुष्क मृदा। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा या रेतीली या शुष्क मृदा, रेतीली या शुष्क मृदा। और इसको क्या बोला जाता है? पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय या वन मृदा। वन मृदा, पर्वतीय या वन मृदा। ठीक है, ये अपन ने दो रूप देख लिए। एक तो देख लिया पर्वतीय एवं वन मृदा, और दूसरा देख लिया रेतीली व शुष्क मृदा। इसके अलावा जो ये हिमालय के जस्ट नीचे वाला ये वाला भाग, इसमें पाई जाती है कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, जो सर्वाधिक उपजाऊ रहती है ये, इसमें पाई जाती है कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। यह है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जलोढ़ मृदा। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्लैक सोइल, जो काली मृदा पाई जाती है, वो अपने इस वाले एरिया में पाई जाती है ना, इस वाले एरिया में ये इसमें पाई जाती है काली मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो इसको अपन प्लस से दर्शा सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। तो इसमें काली मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। यह है अपनी काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा का क्षेत्र ये हो गया। उसके अलावा देखो अपनी पर्वतीय मृदा हो गई, रेतीली मृदा हो गई, और काली मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई। इसके अलावा जो अपनी मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा? लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा अपने कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अपने ये वाला जो बचा हुआ क्षेत्र है, इसमें लाल पीली मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मृदा। तो ये वाला क्षेत्र है, देखो ये तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र है, इसमें तटीय इलाकों को छोड़कर यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तटों पर भी, मुख्य रूप से इस तट पर है ना, यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है थोड़े थोड़े क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र है, इसमें पाई जाती है कौन सी मृदा? लाल व पीली मृदा। कौन सी? लाल व पीली मृदा। तो इसको लिख सकते हैं लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। ये तटीय इलाकों पे, यहाँ पे और इस वाले इलाके में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसके अलावा जो ये लाल व पीली मृदा है वो यहाँ पे भी पाई जाती है ना, इन क्षेत्रों में पाई जाती है लाल व पीली मृदा। ये वाले क्षेत्र भी लाल पीली मृदा के क्षेत्र है। ये कौन सी मृदा हुई? लाल व पीली मृदा। इसके अलावा रह जाती है लैटराइट मृदा। देखो इस तट पर तो ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन इस तट पर, कौन सी तट पर? इस वाले तट पर जो लैटराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। तो इसको सही के निशान से इंगित कर देते हैं। यहाँ पर पाई जाती है लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा। तो देखो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार ये 6 मृदा हैं। इनका अपन ने विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन कर लिया है, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। इसी प्रकार अपन आगे भी अध्ययन करते रहेंगे। ये अपना संसाधन एवं विकास का चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।